हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण और आप इस टॉपिक को यूनिट 5 के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, संस्कारों, व्यवहारों को सीखता है और अपने जीवन में उन्हें अपनाता है। यह प्रक्रिया बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलते रहती है। यानी कि समाजीकरण क्या है? समाज से सीखना। ठीक है, समाज से चीज़ों को सीखना, जिसमें आपका नियम हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, सामाजिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो बालक समाज से सीखता है और उसको अपने जीवन में अपनाता है। तो इसी को क्या कहेंगे? समाजीकरण। समाज के अकॉर्डिंग जो वो खुद को ढालता है, तो ये सब समाजीकरण कहलाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए, समाजीकरण और बाल विकास दोनों में अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या संबंध है? तो देखिए, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बालक का कोई भी विकास आप ले लीजिए, बिना समाज के वो विकास परिपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वो आपका उनका बौद्धिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, नैतिक विकास हो गया, किसी भी तरह के विकास को यहाँ पे परिपूर्ण करने के लिए समाज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समाज चाहिए। तो विकास में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वह समाज से बहुत कुछ सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है? शैशवावस्था से शुरू हो जाती है, लेकर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था तक चलते रहती है। यानी कि समाजीकरण आपका जीवन भर चलते रहता है। कब से स्टार्ट होता है? शैशवावस्था से। ठीक है, एंड इसी कारण आपका बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक विकास जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब है कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत। समाजीकरण से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने जो है वो अपना अपना सिद्धांत दिया है। तो आपको सभी चीज़ें याद नहीं करनी है, बस आप नाम को याद रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये टॉपिक आपका ये जो स्लाइड है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बस आप कुछ चीज़ें जानकारी के पर्पज़ के लिए जो है वो ध्यान रख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इनको याद नहीं भी रखिएगा तो चल सकता है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। समाजीकरण को समझने में कई विद्वानों के विचार मददगार होते हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक इनको कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान होता है। तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निर्माण है, जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसका वहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आपका समाज का योगदान होता है। यह स्टेटमेंट किसका था? तो सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होता है उसमें आपका समाज का योगदान देखने को मिलता है। एमिल दुर्खिम, ठीक है, एमिल दुर्खिम है ये, एमिल दुर्खिम। इनका कहना है कि सामाजिक नियमों और परंपराओं को अपनाने पर जोर देते हैं। ठीक है, सामाजिक नियमों और परंपराओं को अपनाने पर जोर देता है कौन? तो समाजीकरण। ठीक है, आगे है जॉर्ज मीड। जॉर्ज मीड, तो इनका कहना था कि समाज के साथ बातचीत से व्यक्ति की पहचान बनती है और इसे जो है वो समझाते हैं। ठीक है, तो समाज के साथ बातचीत करने से व्यक्ति की जो है पहचान बनती है। तो ये बात आपका जॉर्ज मीड का कहना है। चार्ल्स कूले, दूसरों की राय से हमारी छवि बनती है। ठीक है, इनका कहना है कि दूसरों की राय से जो है हमारी छवि बनती है, एंड ये स्टेटमेंट जो है वो समाजीकरण के अंतर्गत इन्होंने दिया है। एरिक एरिक्सन का कहना है कि व्यक्ति के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम को याद रखिएगा। 5 नाम आया है: सिगमंड फ्राइड, एमिल दुर्खिम,
जॉर्ज मीड, चार्ल्स कूले, एरिक एरिक्सन। पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। तो ऊपर से जो है वो आप जानकारी को ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए समाजीकरण के मुख्य साधन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि बालक का जो समाजीकरण होता है वो आपका कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से वो चीज़ों को सीखता है। तो पहला तो आपका परिवार हो गया, परिवार से वो चीज़ों को सीखेगा। देखिए बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो आपका परिवार ही होता है। वो सबसे पहले जब जन्म लेता है, जन्म के पश्चात वो सबसे पहले जो है वो अपने माता पिता से चीज़ों को सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, जहाँ पे वह बोलना सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, सामाजिक मूल्यों को सीखेगा। दूसरा है विद्यालय। अब देखिए परिवार के बाद आपका जो है यहाँ पे वो ज़्यादातर चीज़ों को विद्यालय जब जाने लगता है तो वहाँ पे अनुशासन को सीखेगा, नैतिकता का बोध उनमें देखने को मिलेगा, नैतिकता सीखेगा। नैतिकता कहने का मतलब क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का पहचान करना सीखेगा। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से उनमें समाजीकरण होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यही तीनों के कारण जो है आपको बालक में विद्यालय के द्वारा जो है वो समाजीकरण देखने को मिलेगा। तीसरा है समुदाय और पड़ोस, पास पड़ोस, यानी कि तीसरा जो मुख्य जगह है वो है समुदाय से, समाज से, आस पड़ोस से। तो आसपास के लोग बच्चों को समाज में रहने और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। तो समाजीकरण कहाँ कहाँ से हो रहा है, एक परिवार से, विद्यालय से भी चीज़ें सीखी जा रही है, समुदाय और आस पड़ोस से भी चीज़ें सीखी जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो मित्र दोस्त यानी कि फ्रेंड से लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। दोस्ती के माध्यम से सहयोग की जो गुण है, सामूहिकता और समाज में घुलने मिलने की कला सिखाई जाती है। आगे खेल और मनोरंजन, खेल और मनोरंजन के द्वारा भी बच्चे में समाजीकरण देखने को मिलता है। खेल कूद से टीम वर्क होता है। खेल कूद में क्या होता है कि बच्चे टीम बनाते हैं, समूह बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उनमें अनुशासन का पालन करते हैं, नैतिकता का वहाँ पे विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे है धर्म, धर्म में भी आपका नैतिकता हो गया, आस्था हो गया, मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो समाजीकरण कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिला, परिवार से हो गया, आस पड़ोस से हो गया, विद्यालय से हो गया, मित्र से, खेल और मनोरंजन से, धर्म के माध्यम से, ठीक है। ये सब सभी जगह से आपको जो है वो समाजीकरण देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब देखिए समाजीकरण की परिभाषाएं, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समाजीकरण का जो है वो अपने आधार पे अलग अलग परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा को लिखा गया है, खास करके ये तीनों को याद रखिएगा। जैसे पहला है रॉस, तो इनका कहना है कि समाज में हम की भावना और सहयोग करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी कि इन्होंने समाजीकरण को डिफाइन कुछ इस तरह से किया है। इन्होंने कहा कि समाज में हम की भावना और सहयोग करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। हम की भावना यानी कि हम सब साथ हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। एंड मिलजुल के जब रहते हैं तो आपस में सहयोग करने की क्षमता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो डिफाइन किया गया है रॉस के द्वारा। दूसरा है जॉनसन, तो इनका कहना है समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादातर एज इट इज़ आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये सब दिया गया स्टेटमेंट है एंड उसी टाइप से पूछा जा सकता है। आगे फीचर, इनका कहना है कि सामाजिक व्यवहारों को अपनाने और उसके अनुसार ढलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग समाजीकरण कहेंगे, ठीक है। सामाजिक व्यवहार और समाज में जैसा भी व्यवहार किया जाता है, जैसा भी नियम चलता है, उन सभी चीज़ों को अपनाना, उसके अकॉर्डिंग खुद को अनुकूल करना, खुद को ढालना, ये जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पे समाजीकरण कहा जाएगा। और ये बात किसने कही, तो फीचर। फीचर कौन है, तो फीचर आपका एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना भी चीज़ें बताई गई वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका समाजीकरण की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है आपका, समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहला है आपका सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण जब हो जाता है बच्चे में तो बच्चों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा, क्या क्या विशेषताएं हैं समाजीकरण का।
तो सीखने की प्रक्रिया, तो समाजीकरण से क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम को सीखेगा, संस्कार को सीखेगा, संस्कृति को सीखेगा और सीखने के बाद उसको क्या करेगा, अपनाएगा। तो इसी कारण से इसको कह दिया गया कि समाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया है, चूँकि बालक इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता है। दूसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का हस्तांतरण, यानी कि समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो संस्कार है, जो धर्म वगैरह है, ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उनका ट्रांसफ़र देखने को मिलता है, ठीक है। समाजीकरण के जरिए समाज की परंपराएं, रीति रिवाज हो गया, मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं और ये भी आपका समाजीकरण है। आगे है विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। अब विभिन्न संस्थाओं की भूमिका कौन कौन है इसमें, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति हो गया, स्कूल हो गया, अच्छा व्यक्ति, स्कूल, परिवार, मित्र, धर्म, खेल और अन्य सामाजिक समूहों से सीखता है। व्यक्ति कहाँ कहाँ से सीखेगा, तो स्कूल से सीखेगा, परिवार से सीखेगा, मित्र से सीखेगा, धर्म स्थल कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी धर्म हो गया, खेल हो गया, बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चा सीखता है, उनका समाजीकरण होता है। तो ये भी आपका हो गया विभिन्न संस्थाओं जिसके अंतर्गत आपका हो गया स्कूल हो गया, ठीक है, कोई धर्म स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, तो ये सब को संस्था माना गया है, ठीक है। आगे है व्यक्तित्व का विकास। तो समाजीकरण के कारण क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने को मिलता है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास देखने को मिलता है, किसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। समाजीकरण व्यक्ति की सोच, व्यवहार और आत्मिक विकास में मदद करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। इसके अलावा और भी है कि समाजीकरण जब किसी का हो जाता है तो वो जैविक से सामाजिक प्राणी बन जाता है। देखिए, जब बच्चा जन्म के समय इंसान केवल एक शारीरिक यानी कि जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाजीकरण उसे बोलना सिखाता है, व्यवहार करना सिखाता है, सामाजिक रूप से जीना सिखाता है। जब वो समाज में आता है, जिसके अंतर्गत मैंने बोला कि परिवार भी आ जाएगा, तो जब वो अपने परिवार में आ जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, बोलना सीखेगा, समझना सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि जैविक से सामाजिक प्राणी वो बन जाता है। आगे हर उम्र में सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है, आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। हर प्रत्येक उम्र में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती है। व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में, चाहे वो आपका बचपन हो गया, किशोरावस्था हो गया, वयस्कावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, तो प्रत्येक चरण में समाजीकरण उनमें जो है वो देखने को मिलेगा, समाजीकरण का विकास देखने को मिलेगा। समाजीकरण से नए गुण वे लोग सीखते रहते हैं। आगे है आपका सामाजिक संबंधों का विकास। समाजीकरण से व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करता है, रिश्ते बनाता है, समाज में सही तरीके से रहना सीखता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि वे लोग सामाजिक संबंधों का विकास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना आपको 7 ठो जो है वो विशेषताएं बताई गई एंड ये सभी आपको ध्यान में रखना है, खास करके जितना भी हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं समाजीकरण के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। तो सामान्यतः जो समाजीकरण है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, जिसको हम लोग गौण समाजीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बात कही गई है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है, तो यह जीवन का पहला समाजीकरण होता है जो बचपन में शुरू होता है। इसमें बच्चे अपने माता पिता, परिवार और नज़दीकी लोगों से बोलना, व्यवहार करना और सामाजिक नियम सीखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि कैसे खाना खाना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए और सही गलत का फ़र्क क्या होता है। तो यह सभी चीज़ें जो है वो कहाँ से सीखेगा, वो अपने परिवार से सीखेगा, माता पिता से सीखेगा, नज़दीकी लोगों से सीखेगा। और ये सभी क्या है, आपका प्राथमिक समाजीकरण है, ठीक है। जब कोई भी बच्चा अपने परिवार से, माता पिता से, नज़दीक लोगों से सीखता है तो उस टाइम उनका प्राथमिक समाजीकरण होता है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीयक समाजीकरण क्या है। तो द्वितीयक कह सकते हैं या फिर गौण समाजीकरण के नाम से जिनको जाना जाता है, तो यह तब शुरू होता है जब बच्चा घर से बाहर निकलकर स्कूल, दोस्तों, खेल के मैदान, समाज के अन्य हिस्सों से सीखना शुरू करता है।
तो पहला वाला तो था केवल घर परिवार से सीख रहा था, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है कि जब बच्चा घर से बाहर निकल कर सीखेगा, चाहे वह स्कूल हो गया, दोस्त का ग्रुप हो गया, खेल का मैदान हो गया, समाज के अन्य हिस्सा हो गया, तो ये सब आपका द्वितीय यहाँ पे समाजीकरण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसमें वह बड़े समूह में कैसे व्यवहार करना है, कैसे अनुशासन करना है और सामाजिक नियमों को कैसे अपनाना है, ये सभी चीज़ों के बारे में सीखता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, खेल के मैदान में टीम वर्क और नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। यानी कि कहाँ पे क्या सिखाया जाता है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि स्कूल में बच्चे को नियम सिखाया जाता है, बहुत सारी जानकारी दी जाती है। उसी तरह खेल के मैदान में उनको ग्रुप में कैसे रहना है, कैसे टीम वर्क करना है, मिलजुल के काम करना है, कैसे नियम का पालन करना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय समाजीकरण। पहला था प्राथमिक समाजीकरण, ये है आपका द्वितीय समाजीकरण, ठीक है। अब देखते हैं एक टॉपिक, समाजीकरण की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि कौन से अवस्था में किस टाइप का या फिर कैसे जो है वो समाजीकरण होता है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कि कौन सी अवस्था में समाजीकरण का कैसा विकास होता है। जैसे कि अगर आप शैशव काल में देखेंगे या फिर शैशवावस्था में देखेंगे तो यहाँ पे भी समाजीकरण होता है। तो किस टाइप का, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है, ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चा जो है वो किसी दूसरे को देखकर फॉलो करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो शैशव काल में कैसे बच्चा सीखेगा, शैशव काल में कैसे बच्चा का समाजीकरण होगा। देखिए समाजीकरण का मतलब सीधा सीधी है कि वो आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, माता पिता से कुछ चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आपका समाजीकरण कहलाएगा। तो अनुकरण के प्रवृत्ति के आधार पे, यानी कि बच्चा जब काफ़ी बच्चा रहेगा, शैशव काल की अवस्था में रहेगा, तो वो दूसरों को देखकर कॉपी पेस्ट करेगा, यानी कि अनुकरण करेगा, फॉलो करेगा। जैसा जैसा अगला वाला इंसान करेगा उसी का यहाँ पे बच्चा जो है वो फॉलो करता है, उसी को देख के। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पे बच्चों में जो है वो भाषा का विकास होता है, अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी कि ये भी तो एक तरह का सीखना ही है, ठीक है। दूसरा है माता पिता पर निर्भरता। तो शैशव काल में माता पिता पर निर्भर रहते हैं बच्चे। इसके अलावा प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। प्रत्येक बच्चा जो है वो किसी दूसरे का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने का हमेशा प्रयास करता है। तो ये सब गुण कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो शैशव काल में, इन्फेंसी में। दूसरा है आपका बाल्यावस्था, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को बारे में देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति है, ठीक है। इसके अलावा आपस में झगड़ने की जो गुण है वो देखने को मिलता है इस अवस्था के दौरान। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति है, यानी कि कोई भी पेरेंट्स उनसे कुछ कहेंगे तो उनके ऑर्डर को, आदेश को जो वो यहाँ पे नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नहीं मानेगा। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास देखने को मिलेगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये सभी गुण आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम आपको जो है यूनिट 2, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने आपको ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से बच्चा सीखता है, किस तरह से उसका समाजीकरण होता है, उसके बारे में, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना विकास हो जाता है, यानी कि कंपटीशन, जो दूसरे बच्चों के साथ जो कंपटीशन होता है उसकी भावना बढ़ जाएगा। सहानुभूति की भावना का विकास हो जाएगा, सिंपैथी, ठीक है, वो दूसरों को देख के सिंपैथी दिखाएगा, ठीक है, सहानुभूति प्रकट कर सकता है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, ठीक है, भेदभाव करने लगते हैं बच्चे, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को देखकर भेदभाव करेंगे, ठीक है, पक्षपात करेंगे।
इसके अलावा बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो है वो थोड़ा थोड़ा आने लगती है। दायित्व हो गया, इसके अलावा जवाबदेही का, ये सब चीज़ों का विकास होने लगता है। चलिए आगे है आपका किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैसे यहाँ पे समाजीकरण होगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि समाजीकरण की यह सबसे जटिल अवस्था है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा समाजीकरण करने में जो मुश्किलें आएगी वो आपका किशोरावस्था के दौरान ही देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करना। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो ग्रुप बना के रहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है। आगे है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि जो सेल्फ बिलीव है, आत्मविश्वास है, ठीक है, वो मजबूत होता है। बच्चा जो है वो खुद पे विश्वास करना सीखता है। ठीक है, इसके अलावा विषम लिंग के प्रति अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अपोजिट जेंडर के प्रति जो है वो यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है। आगे है मित्रों के चयन में नवीन मानदंड, अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किनको दोस्त बनाना है, किनको नहीं बनाना है, उसके लिए एक नवीन मानदंड बनाएगा, नवीन स्टैंडर्ड बनाएगा, नवीन टेक्निक कह सकते हैं, या फिर ठीक है नया नियम बनाएगा कि कैसे कैसे लोगों को दोस्त बनाना है, कैसे कैसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना है। ठीक है, तो समान विचार होना चाहिए, समान मूल्य होना चाहिए, समान उद्देश्य, ये सभी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आगे है विचारक जोजेफ का मानना। ठीक है, विचारक है एक जोजेफ, ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। इनका स्टेटमेंट था, इनका कहना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो ये गुण आपने खुद भी अनुभव किया होगा। ठीक है, तो ये आपका किनका कहना है, जोजेफ का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं जितना भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को। इससे आपका थ्योरी जितना भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि आज जितने भी सवाल को लिए गए हैं समाजीकरण से, वो आपका थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, और जितने भी सवाल लिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, तो सवालों को ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला है समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने यानी कि सीखने का। ठीक है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने का, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो ये तो ऐसे ही आलोचना करना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग इन तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है वो समाज से चीज़ों को सीखता है, समाज के मूल्यों को सीखेगा, समाज से विश्वास करना सीखेगा, परंपराओं को सीखेगा, अपेक्षा करना सीखेगा। ठीक है, और सीखने के बाद क्या करता है, उस चीज़ को अपनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है वो सामाजिक मूल्यों को, विश्वासों को, अपेक्षाओं को सीखता है, अर्जित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक है, यानी कि बालक सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है, कहाँ से उसका जो सामाजिक विकास है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो जवाब है वो अनेक किताबों में हो सकता है कि ये वाला मिले, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो सुटेबल जवाब होगा वो आपका घरेलू वातावरण होगा। यानी कि बालक का जो सामाजिक विकास का जो बुनियादी है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, तो घरेलू वातावरण से जो है वो वे लोगों का समाजीकरण होता है, और इसी के अंतर्गत उनका माता पिता भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, ठीक है, इसके अलावा समुदाय का भी होता है, और आपका ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो परिवार, समाज, समुदाय, ये तीनों आपका सही है।
आगे है सामाजिकरण सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कार्य कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जॉनसन के द्वारा दिया गया था और इसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? विशेषता मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण में चीज़ों को सीखा जाता है। सामाजिक जीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, तो बिल्कुल सही बात है, करता है। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत दे रखा है, नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। एक बार आगे है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है क्या करेगा, मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, ठीक है, एक्टिव मेंबर के रूप में क्या करेगा, तो जो आवश्यक कौशल है उसको अर्जन करेगा, यानी कि सीखेगा। तो वही बात हो गया कि समाज से सीख रहा है एक एक्टिव मेंबर बन के, तो वही आपका क्या हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर समाजीकरण गलत है। आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। मैंने आपको बताया था कि परिवार जो है वो आपका समाजीकरण का एक मुख्य भूमिका निभाता है समाजीकरण में, और ये आपका प्राथमिक कारक भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक वाहक। विद्यालय और पास पड़ोस, तो विद्यालय तो आपका द्वितीयक है, बिल्कुल सही बात है। पास पड़ोस, आस पड़ोस कह लीजिए या फिर पास पड़ोस कह लीजिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका द्वितीयक वाहक हो जाएगा। इसके अलावा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय तो आपका द्वितीयक है लेकिन निकटतम परिवार के सदस्य दे दिया है, तो इसको आपको प्राथमिक कारक पे रखना होगा या फिर प्राथमिक वाहक के अंतर्गत रखना होगा। परिवार इसमें है तो ये भी प्राथमिक, परिवार इसमें है तो ये भी प्राथमिक। तो आपका क्या पूछा था, गौण वाहक, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिशुआवस्था के में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिशुआवस्था में बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है, तो इस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा वो माता पिता पे डिपेंड रहेंगे। दूसरा है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे है, किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, बिल्कुल गलत बात। किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, पहला वाला पॉइंट में ही बताया था कि किशोरावस्था क्या होता है, समाजीकरण का एक जटिल अवस्था होता है, यानी कि इस टाइम जो है वो इस एज में, इस उम्र में समाजीकरण बहुत बहुत कम होता है। बहुत कम जो है वो किशोर समाज के द्वारा सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो मन का मर्जी होते हैं, ठीक है। तो समाजीकरण उस टाइम जो है वो देखने को बहुत कम मिलेगा। तो समाजीकरण की अवस्था, ये अवस्था हो जाएगा, के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला था तो वही आपका जो है गलत था, बाकी इसके अलावा सारा ऑप्शन सही था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कूले, अच्छा नेक्स्ट सवाल है आपका, कूले के अनुसार समाजीकरण के प्राथमिक समूहों में किसे शामिल किया जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो कूले एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो समाजीकरण के प्राथमिक समूह में ये सभी परिवार, पड़ोस और खेल समूह, इन सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर इसी को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है या फिर इसका जनक किसको कहा जाता है? तो एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो इन्होंने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो दिया है, तो नाम याद रखिएगा। अगला है आपका, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए वो था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत,
ये है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। दोनों आपका अंतर है और इसका जो प्रतिपादन है, इसका जो जनक है वो एरिक्सन को कहा जाता है। ये भी आपका एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, आगे है समाजीकरण। वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वे वयस्क सीखते हैं। ठीक है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क जो है वो सीखते हैं। तो कहाँ से? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो सभी से बच्चे या फिर कोई भी कह ले तो वे लोग कहाँ कहाँ से? इन सभी जगहों से जो वो सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये करती है, में भी सहायता करती है। ठीक है, अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है, ये होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे जो है वो समूह में खेलने की बात कही जा रही है, तो उसके द्वारा क्या होगा? समाजीकरण देखने को मिलेगा। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? एक होता है सक्रिय एजेंसी, एक होता है निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, ये आपका निष्क्रिय होगा और निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आपको सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परिवार तो आपका सक्रिय हो जाएगा, क्लब वगैरह जितना भी है, समूह वगैरह, ये सब भी सक्रिय के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका क्या हो जाएगा? निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत बात है, होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, बहुत थोड़ी, गलत बात है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला मुख्य कारक नहीं है। पहला मुख्य कारक तो आपका परिवार हो गया, माता पिता हो गए। ठीक है, तो क्या पूछा है कि क्या सत्य है? तो सत्य आपका यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सत्य है, बाकी सब असत्य है। चलिए अगला सवाल है आपका, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण का मतलब, तो सामाजिक मानदंडों को का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक जो वातावरण है उसमें एडेप्टेशन करना, खुद को एडजस्ट करना, समायोजन करना, ये आपका यहाँ पे समाजीकरण का अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश, यानी कि क्या क्या जो है वो समाजीकरण में सम्मिलित है। ये सवाल भी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है अदर स्टेट का। ठीक है, तो विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। ठीक है, लेवलों में समायोजित करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो पूछा गया है कि समाजीकरण में सम्मिलित है क्या क्या? सांस्कृतिक संचरण और। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तित्व विकास। किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो चीज़ देखने को मिलेगा, व्यक्तित्व विकास देखने को मिलेगा। किसके द्वारा? समाजीकरण के द्वारा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास। अगला सवाल है आपका, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण, जनसंचार माध्यम यानी कि मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है, पहला है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल शब्द जहाँ कहीं भी आप देखिएगा उसको नेगेटिव सेंस में ले लीजिएगा। केवल आपका टैग वर्ड का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको टैग वर्ड बताए हैं जिसके माध्यम से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल दे रखा है तो ये आपका ऐसे ही नेगेटिव में चला जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां हो गया। ठीक है, जिनको हम लोग एटीट्यूड भी कहते हैं, पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था। मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही बात है। जनसंचार का जो यहाँ पे है बढ़ रही है। मीडिया का जो यहाँ पे चलन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है, और जनसंचार माध्यम से जो एटीट्यूड है, सामाजिक मूल्य है, विश्वास, ये सभी चीज़ें जो वो इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। ठीक है,
आगे है आपका बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। गलत बात है, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, पूछा गया है आपका जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इसका जो एक्चुअल जो जवाब होगा, जो मुख्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ज़्यादा सुटेबल और बेस्ट जवाब है। लास्ट सवाल है आज के आपका क्लास का, और इसका जवाब हमेशा की तरह आपको देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल है, सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा, हालांकि आसान है। ठीक है, सवाल है आपका प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। ठीक बात है। द्वितीयक समाजीकरण के रूप में विद्यमान खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूछ लिया गया है कि समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका और एक क्लास आएगा समाजीकरण का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, क्योंकि वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आज का क्लास ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, अलग से उसका क्लास करवाया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 में और भी कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, जितना भी चीज़ें बताई गई होगी वो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।